तो जब रिलेटिविटी की बात हुई तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम में ये बोला गया कि एक ऐसा फ्रेम जो प्रिफर्ड हो, एब्सोल्यूट हो, फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई। तो इनर्शिया वो फ्रेम जिसमें लाइट की वेलोसिटी c रहती है सारे डायरेक्शन में, उसको हम प्रिफर्ड, एब्सोल्यूट या फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब अधिकतर हम सुनते आए थे कि वेव किसी न किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे साउंड एयर के वाइब्रेशंस में ट्रैवल करती है, एयर के वाइब्रेशंस होते हैं बेसिकली। तो हर वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रपोज एक हाइपोथेसिस दी गई कि लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस मीडियम का नाम दिया गया ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस कम्स फ्रॉम लाइट। ल्यूमिनिफेरस ईथर की प्रॉपर्टीज़ बताई गई कि वो एक तरीके से एक रिजिड सॉलिड होगा, इसका बहुत ज़्यादा शेयर मॉड्यूलस होगा। तो उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो होगी ईथर के होगी अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, और जो ईथर की ड्रिफ्ट होगी वो 10⁻⁻⁴ अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। अब हम ये मान के चलें जो अब ईथर, ये कैसे समझें कि ईथर है कि नहीं है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया बाय 2 साइंटिस्ट कॉल्ड एज अल्बर्ट माइकलसन एंड मॉर्ले। तो इसका सेटअप लगभग वही है जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक हमारा पॉइंट सोर्स होगा, आप देख सकते हैं इसमें। आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर किसी भी फिजिक्स की बुक में ले लीजिए, ऑप्टिक्स की बुक में ले लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स की बुक में ले लीजिए जिसमें रिलेटिविटी डिस्कस की हो। एक पॉइंट सोर्स होगा, उसके बाद एक कोलिमिनेटिंग लेंस होगी। कोलिमिनेटिंग लेंस का एक काम होगा कि वो आपको पॉइंट सोर्स को एक्सटेंडेड सोर्स में चेंज करेगा। वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आपको मिलेंगी, क्योंकि एक कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सोर्स को हम फोकस पे रखें तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस यू विल गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी। उसके बाद में एक ग्लास प्लेट है दैट इज सिल्वर्ड एट द बैक एंड प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज एग्जैक्टली। 45 डिग्रीज पे ये होगा कि इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट will pass through the medium 3 times on its reflection. Once this way, because reflection will take place at the back surface only, because we have silvered only the back surface of this plate. So silver back surface पर ही जो होगा रिफ्लेक्शन होगा। तो 3 times हमारी ये जो रे है that is AB will travel through 3 times this material, while this ray AC will travel only 2 times this material, 1 and 1 time. So what will happen? So to compensate this path difference, I have to put extra plate. If it is as I have told you earlier in the Michelson Morley experiment, if it is white light, I can compensate it by moving this mirror M1. But in case I am doing it with white light, if it is monochromatic light, I can do it with compensating it with a movement of M1. But since refractive index is dependent on wavelength, I cannot do it in case of white light. So generally what we do, we put a second plate exactly same in size, same material, parallel to this plate. So what we will do, we will put this plate, this will compensate the extra path difference what AB is traveling in the material itself, and then the 2 rays will come here. As a result, I will have my interference fringes. So now the medium of transverse were taken to be ether. The ether is assumed to be at rest with respect to earth. Now earth, as we know, is traveling, जो earth है वो लगभग 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। The earth travels around the sun with a speed of 3 × 10⁴ meter per second if we calculate, and velocity of light is 3 × 10⁸ meter per second. So if we see, तो light, if a light signal is traveling in the direction of motion of earth, it should take longer. इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं तो समान डायरेक्शन में, तो अगर आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड आपको कम लगेगी, और अगर आप दूसरे डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन जाती है तो उसकी स्पीड आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है।
सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको चाहिए कॉल्यूमिनेटर टू हाईली क्वालिटी प्लेन मिरर। आपके ये प्लेन मिरर है, इनके स्क्रू जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में था सेम सेटअप है, सेम सेमी सिल्वर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम इन द ऑन रीचिंग द टेलीस्कोप गिव राइज टू इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। Now what should happen? The reflected beam travels an extra optical path of 2 mu minus 1 t. So to compensate it, हमने compensatory plate पे लगा दिया। The optical path will be equalized और mirror हमारी equal distance पे है। The direction of initial beam is direction of motion of the earth. ये हमारा direction of motion of earth है, direction motion of perpendicular to the motion of the earth है। So to whole of the apparatus is immersed in mercury so that other effects whatever is there is removed off, so that no turning is there, so I am immersing entire apparatus in mercury. Now the velocity of whole apparatus with respect to earth will be only v, so am1 will be v. So the mirror will reach a position m1 prime in the time, so I can easily write m1 prime n Pn is equal to Vt. If you see this triangle, you can see from any book, you can see from any mechanics book considering relativity or Michelson Morley experiment, we will apply Pythagoras theorem to get the time which is taken to travel this distance. Now since these are from this plate to this plate, this is the time taken, so the reflected ray to travel the whole part will be twice of this time. We apply binomial theorem, will get 2L by C 1 by V square by T square. But in case of transmitted ray, when it gets reflected back, this side the velocity is c minus v, but when it gets reflected back, the velocity becomes c plus v. So the total time t2 will be L over c minus v plus L over c plus v. So we simply take the LCM and do all this calculation, 2L by c 1 plus v square by c square. So if we take the time difference t2 minus t1, it comes out as L v square by c cube, L v square by c cube. Now for constructive interference, if I have to get bright fringes, I will get n lambda is equals to simply n lambda is equals to Lv square by c delta t will be path difference, Lv square by c square will be the path difference. So we will get n is equals to Lv square c square by lambda. This will be called as my fringe shift. So if I get it for yellow light, that is the sodium light, that is about 5890 angstrom if I take, or 5893 angstrom if I am going to take this, and V I take as 3 into 10 to the power 4 meter per second and C as 3 into 10 to the power 8 meter per second. For yellow light it comes out to be 0.37 or 0.4, but no appreciable shift was recorded. So whatever fringe shift was recorded was about 100 or 10,000 times smaller than this particular value for yellow light. The experiment was repeated several times under several conditions, but we were not able to obtain any appreciable fringe shift. So हमने क्या बोला कि हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। तो जो भी स्टेशनरी मीडियम था, जो ईथर था, उसका एग्जिस्टेंस जो है डाउट में आ गया कि एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। सो मिरर अगर हमारे परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसकी ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होके, तो ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होंगे। ये पैरेलल नहीं होंगी तो वेज शेप्ड फिल्म बनेगी। तो वेज शेप्ड उससे तो जो हमारी फ्रिंजेस मिलेंगी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेडिंगर फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस, वी गेट स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ टेलीस्कोप। हमें कैसी मिलेंगी? स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलेंगी। तो white light will be used when small case the central fringe will be bright। अगर white light हम यूज़ करते हैं, central fringe bright होगी और उसके अराउंड जो है colored fringes होंगी। So ये कल हमने बात करी थी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से लैम्डा कैसे निकालते हैं, डेल्टा लैम्डा कैसे निकालते हैं, दो नेबरिंग लाइन की वैल्यू की कैसे निकालते हैं, और
अब आए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं होती, वो जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो लाइट की हो सकती है वो c+v नहीं है, वो c ही है। तो मतलब कोई भी हमारा प्रिफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है एज सच, सारे के सारे कोई भी फ्रेम मेरा प्रिफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, सारे फ्रेम इन फिजिक्स हैव इक्वल प्रेफरेंस। All frames are identical for propagation of light. There is nothing called as preferred frame of reference for propagation of light. So this rejects the ether hypothesis. तो हम ये कहेंगे ether है ही नहीं, and we don't require medium called as ether, and light can travel in the vacuum. This can be taken as, ये ले सकते हैं कि experimental proof of Einstein's special theory of relativity. This is what Einstein said, that light can travel in vacuum and speed of light is a constant called as c. बट लोगों के दिमाग में इतना जमा हुआ था ईथर कि उसको इतनी आसानी से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल था। जो माइकलसन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वो खुद ही इस बात से कन्विंस नहीं थे कि उनके नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सालों से जो परंपरा चली आ रही थी ईथर, सारी बुक्स ईथर मान के लिखी जा रही थी कि ईथर इज़ प्रेजेंट, तो ईथर उन्हें भी लग रहा था कि ईथर मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो अर्थ है वो ईथर के साथ ड्रैग हो रहा है, ईथर मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ में, ईथर के साथ में अर्थ भी मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है कोई अर्थ और ईथर का। एज अ रिजल्ट कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलेगी माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में। और एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपकी स्कोप से अभी बाहर है, ट्रॉन्टन नोबल एक्सपेरिमेंट, उसमें कोई टर्निंग इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें दूसरे जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्टेलर एबर्शंस या फिजाओ कन्वेक्शन कोफिशिएंट वगैरह चीज़ें आती हैं जो अभी आपके सिलेबस में हमने डिस्कस नहीं करी हैं, वो चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन ईथर ड्रैग उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो पार्शियल ड्रैग है, कंप्लीट ड्रैग है, इसके चक्कर में ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी गई। दूसरी हाइपोथेसिस हमारी निकल के आई कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ, ये लॉरेंस फिट्जगेराल्ड ने कहा कि ये जो लेंथ है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द ईथर एंड बॉडी मूविंग थ्रू इट, द बॉडी गेट्स शॉर्टेड। बॉडी कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी इन ऑल डायमेंशन पैरेलल टू द रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी L = L0 √1 - v²/c²। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है L, ये कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L0 √1 - v²/c²। इसकी जगह हम सिंपली ये रख देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2L0/c 1 + v²/c²। ये सिंपली हमने क्या किया है, केवल इसकी वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है। जो पिछला हमने निकाला था यहाँ से जो निकाला था ये, इसकी सिंपल वैल्यूज़ रखती हैं। T2 में L/c² - v², L की जगह पे L0 रख दिए, सिंपल इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए और कुछ नहीं करना है, और उसकी जगह पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो T2 हमारा आ गया, T2 हमने ये यूज़ कर लिया। T1 हमारा कोई चेंज नहीं होगा, T1 जो हमने यूज़ कर रहे थे T1 वही रहेगा, ठीक है, T1 आपका वही रहेगा, ठीक है। एक आर्म हमने ले ली L2, एक हमने ले ली L1, ठीक है, सिंपल, नो प्रॉब्लम, ओके। अब अगर हमने डेल्टा T निकालना है तो T2 - T1 निकालना पड़ेगा। T2 - T1 निकाल लिया, T2 - T1 निकल के आएगा, T2 - T1 डेल्टा T हमने ये निकल के आया 2L2 0/c। L2 and L1 आर रेस्ट लेंथ, तो ये मेरा निकल के आ गया। तो इसको इस तरीके से करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा डेल्टा T प्राइम माइनस डेल्टा T, डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, पहले हमने, अब ये एपरेटस था, अब इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब इस आर्म में रिलेटिव चेंज होगा, इसमें नहीं होगा। तो पहले हमने डेल्टा T लिया विदाउट रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री, देन वी रोटेटेड द एपरेटस थ्रू 90 डिग्री, तो हमें प्रोनाउंस फ्रिंज शिफ्ट मिलेगी L1 0 - L2 प्राइम। अगर दोनों के आर्म लेंथ इक्वल हैं तो हमें कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तो हमारे हम नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन इस
इस तरीके से भी हमने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि L1 L2 आर्म लेंथ हमने अनइक्वल कर दिए, उसके बावजूद हमें कोई भी फ्री शिफ्ट नहीं मिला। तो लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये ल्यूमिनोस्फेरिक सपोर्ट में डाली गई हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अनइक्वल आर्म लेंथ करने के बावजूद फ्री शिफ्ट को हम एक्सप्लेन कर पाने में नाकाम रहे और ईथर हाइपोथेसिस को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट्स वाई द लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस और स्टेशनरी ईथर हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है आपके नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। In next class we will discuss the special theory of relativity. Thank you.